पेयर्स को खुश नहीं कर पाया। उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्स पेयर्स को राहत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आध जगह टैक्स छूट का दायरा बढ़ा, लेकिन वो भी एक छोटे वर्ग के लिए। इसी तरह होम लोन पर ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट बढ़ाई तो गई, लेकिन इसमें भी शर्तें लगा दी गई हैं। यही नहीं, सभी रिटायरमेंट स्कीमों में समानता लाने के नाम पर जहां एनपीएस से पैसे निकालने पर आंशिक टैक्स छूट दी गई, तो इसके दायरे में ईपीएफ को लेकर इसके निवेशकों को झटका भी दिया गया है। तो क्या वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स और छोटे निवेशकों को राहत देने में कंजूसी कर गए? आखिर इस बजट के बाद आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे भी या नहीं, यही समझेंगे हम अपने विशेषज्ञों के खास पैनल के साथ। आज हमारे साथ मिंट मनी की एडिटर मोनिका हलाल जुड़ेंगी, साथ ही हमारे साथ फिलहाल शो में मौजूद है आईसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। आप सभी का शो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल गौरव जी मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बहुत उम्मीदें थी एक आम टैक्स पेयर को साफ तौर से वित्त मंत्री से अब की बार, लेकिन क्या कुछ उनके हाथ आया और क्या कुछ नहीं आया, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर बड़े मोटे पैमाने पे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं आया। रिटायरमेंट प्लान जो थे, इतने सारे ऑप्शंस थे, उसमें ट्वीकिंग करके ईपीएफ अंदर इनडायरेक्टली ले आए। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में थोड़ा बहुत बेनिफिट है, इंटरेस्ट जो है उसमें छूट दी गई है और कैपिटल गेन्स टैक्स में से भी निकाला गया है। हाउसिंग लोन पे थोड़े बहुत बदलाव है। तो हालांकि 2-3 सेक्टरों में बदलाव है, लेकिन जो बड़ी उम्मीदें थी वो नहीं कर पाए। बिल्कुल। वैजयंत जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं गौरव जी की इस बात से, जहां पर एक आम टैक्स पेयर उम्मीद कर रहा था कि उनकी पॉकेट में कुछ पैसे बचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, बिल्कुल भी। बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं लगी आपको वित्त मंत्री की इस बजट में? मेरा ऐसा मानना है कि वित्त मंत्री जी ने जो अभी दिया है वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कोई कंसेशन की बात नहीं है। जो स्मॉल टैक्स पेयर को छूट चाहिए थी वो उसमें इसमें कोई स्लैब नहीं बढ़ाया गया है। एक छोटी सी छूट दी है जिसमें उन्होंने वो 2000 की जो एग्जम्पशन थी उसको बढ़ा के 5000 किया गया है। उससे भी मुझे 3000 रुपए की छूट वो भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये छूट नहीं मिलेगी। जब वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की भी बात करने लगे तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम होम बायर को दिया और वो भी एक 50,000 रुपए का रिबेट दिया, फ्लैट अप टू 50 लाख रुपए का दिया और 35 लाख रुपए का लोन जो नया लोन लेने के लिए दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए या जितनी महंगाई पिछले वर्षों में आई है, वित्त मंत्री जी को इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 2.5 लाख की सीलिंग अगर ज्यादा नहीं थी तो 3 लाख रुपए की अक्रॉस द बोर्ड करनी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उसको महंगाई का असर नहीं पड़ा है और उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से जब हाउसिंग लोन की बात करते हैं, आप 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटे लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी 60 लाख का फ्लैट लेगा, अगर वो 60 लाख का फ्लैट लेगा उसे रिबेट नहीं मिलेगा और 48 लाख रुपए का फ्लैट लेगा तो उसे रिबेट मिलेगा। तो ये कोई अच्छा उसमें डिफरेंस नहीं किया गया है। ये कह सकते थे कि भाई रिबेट 50,000 रुपए का मिलेगा, चाहे आप 48 लाख का लें चाहे 60 लाख का लें, ये भी उसके बारे में उन्होंने कोई इसकी अच्छी वर्किंग नहीं की है। इसी तरह से जब उन्होंने और जो छूटों के बारे में किया है, जो कई प्रोविजन किए हैं, स्मॉल टैक्स पेयर के बारे में बहुत कुछ बेनिफिट वाला बात नहीं की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक आध ऐलान किए गए हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद हमको सबसे ज्यादा थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होंगे वो नहीं किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आपके ईपीएफ पे आपके कंट्रीब्यूशन के विड्रॉल को 40% यहाँ पर टैक्स छूट मिल रही है, लेकिन 60% पे गौरव जी उस पे टैक्स लगेगा। रिटायरमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हर भारतीय निवेश करता है और एक तरह से अगर रिटायरमेंट राशि या रकम की हम बात करें तो वो इसी पर निर्भर रहता है। ईपीएफ को क्या एनपीएस के बराबर यहां पे लाने की कोशिश की गई, क्योंकि एनपीएस में भी 40% का जो आपका विड्रॉल है उस पर टैक्स छूट दी गई है और इसके जरिए एनपीएस को आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। 2 सवाल है यहाँ पर, ईपीएफ का अब क्या होगा? हालांकि ईपीएफ कंपलसरी है तो अब छूट तो नहीं पाओगे उसमें से, और इनडायरेक्टली ईपीएफ को लाया गया। तो ये अनाउंस बजट में स्पीच में नहीं था, बाद में जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि एनपीएस में छूट दे दी गई है, लेकिन उसके दायरे में ही, वही सेक्शन के दायरे में और वही
सेम प्लेटफॉर्म में लाने के नजरिए से और दिखाने से ईपीएफ को अंदर लाया गया है। अगर ये दो किया तो मुझे लगता है शायद पीपीएफ को भी कर ले, क्योंकि पीपीएफ की एक्ट अलग है। तो अभी तो बहुत सारे, एक तो पेंशन स्कीम्स है, उसके अलावा जो पेंशन का एक्चुअल कॉर्पस है कि सोशल सिक्योरिटी इतनी तो है नहीं, और फिर वहां पे ये टैक्स इम्प्लीकेशंस, बहुत सारी अलग अलग स्कीम, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। और ईपीएफ जहां पे एक मैंडेटरी टैक्स एक्यूमुलेशन जो होता है वहां पर भी 60% आपकी जो इवेंचुअल कॉर्पस है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये काफी बड़ा झटका है और मेरे ख्याल से लोगों को ये अभी तक पता भी नहीं चला। जब पूरा बजट पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा। बिल्कुल, इस पर क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। इस बीच मोनिका हलन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका मोनिका जी। क्या लगता है आपको ईपीएफ में जिस तरह से विड्रॉल को 60% टैक्स कर दिया गया है, केवल 40% की छूट आपको दी जाएगी, आपको लगता है कि ईपीएफ और एनपीएस को यहाँ पे एट पार लाने की कोशिश की जा रही है? आपने ठीक कहा, बिल्कुल यही सरकार का यही कोशिश है कि जितना फर्क हो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसका जो फासला है उसको कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बाजार में आर्बिट्राज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, एनपीएस में, ईपीएफ में और जो बाकी रिटायरमेंट टारगेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ले। जो डायरेक्शन इस बजट में हमको मिल रही है वो ये मिल रही है कि अब सारा जो रिटायरमेंट का मार्केट है वो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल होगा, ईईटी होगा, जिसका मतलब है कि जब विड्रॉल का टाइम आएगा उस वक्त टैक्स लगेगा। तो जो इस समय का प्रपोजल है उसमें से जो मुझे लग रहा है कि सरकार का एक तरह से नज या धक्का है एनपीएस की तरफ, क्योंकि अगर आपको पता है कि एनपीएस में अब 40% जो कॉर्पस है वो टैक्स फ्री हो गया है और 40% तो एन्युटी में जाता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है, एन्युटी इनकम पे लगता है। तो जो कॉर्पस मिल रहा है वो सिर्फ 20% आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि जो ईपीएफ का पैसा आएगा उसमें 40% टैक्स फ्री होगा बट 60% पे टैक्स लगेगा। तो जो मेरा ख्याल है वो ये है कि सरकार का धक्का है एनपीएस की तरफ, और शायद ये बुरी बात नहीं है क्योंकि एनपीएस एक सुपीरियर प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। बिल्कुल, सरकार का झुकाव थोड़ा सा एनपीएस की तरफ लग रहा है। लेकिन मोनिका जी, आपसे और विस्तार से अगर मैं समझना चाहूँ तो सोशल स्कीम्स को लेके जो सरकार नए नए तर्क आजमा रही है वो आपको कितने फ्रेंडली लगते हैं, कितने इन्वेस्टर फ्रेंडली लगते हैं? आपका प्रश्न समझ नहीं आया, किस चीज के ऊपर? सोशल स्कीम्स की अगर हम बात करें तो उस पर जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है वो आपको ओवरऑल कैसे लगता है? जो सोशल स्कीम्स हैं, सरकार ने ऑलमोस्ट अपने ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है अपने ऊपर ले लिया है। अब आप सोशल स्कीम्स अगर आप जनधन के जो परिवार है उसमें देखें, जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, पेंशन की स्कीम है, जो सबसे मुश्किल काम है इन प्रोडक्ट्स का वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो गरीब तबका है उसके लिए ये वाला काम, ये वाला एक्सपेंस सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट बना रही हैं और सरकार उनको लोगों तक पहुंचा रही है बैंक अकाउंट्स के द्वारा। तो इसमें अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए, और जिस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं सरकार ने, जैसे जो इंश्योरेंस है वो टर्म प्लान है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी अच्छा प्लान है सरकार का, एनपीएस को भी बढ़ावा दे रही है। तो जो प्रोडक्ट स्वीट निकल के आ रहा है सरकार की तरफ से उसमें कॉस्ट्स कम है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैसा है वो सरकार आधा भर रही है, शायद कुछ कंपनीज भी दे रही हैं। पर ओवरऑल ये अच्छा कदम है कि सरकार एक धक्का दे डिस्ट्रीब्यूशन को, और जिससे कि ये प्रोडक्ट्स पहुंचे और लोग उनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उनको फायदा लगेगा तो खुद आके खरीदेंगे। गौरव जी, यहाँ पर अगर इसी एनपीएस और ईपीएफ को हम आगे बढ़ाएं तो इनकी एन्युटी पर जो है सर्विस टैक्स हटा दिया गया है। ये छूट दी गई है लेकिन फिर भी एन्युटी पे आपको टैक्स लगेगा। आपको लगता नहीं कि अगर इसको भी हटा दिया जाए तब थोड़ा सा और पॉपुलर हो जाती है ये स्कीम? ये होना चाहिए क्योंकि एक तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है जो एक आम इंसान, हालांकि
निचले वर्गों के लिए है, जो एकदम लोअर इनकम ब्रैकेट में वहां पर है, लेकिन जो काफी सारा जो बड़ा जो मास एफ्लुएंट वगैरह कहते हैं उनके लिए नहीं है। तो ये सर्विस टैक्स कटा है। यहाँ पे थोड़े बहुत आगे पीछे ट्वीक करते रहते हैं। दो चीज की जरूरत है, एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी है, PFRDA है। तो क्या होता है कि इतनी सारी जगह से रिटायरमेंट के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, और क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, एडवाइजर नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सी स्कीम में निवेश करे ना करे, तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है। यहाँ पे एक टैक्स बेनिफिट है, दूसरी जगह पे नहीं है, मिस सेलिंग होता है। तो हालांकि रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की जरूरत है, टैक्स बेनिफिट्स की जरूरत है, थोड़े बहुत टैक्स अगर लगाना चाहे तो, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स, और हो सके तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो रेगुलेटर के नीचे ले आए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, और लंबे अरसे तक जो एक इंसान है, नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो अपनी कारकिर्दी की शुरुआत जहां से करता है, तब तक रिटायर हो, तब तक धीरे 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 करके एक बड़ा सा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाए, उसको टैक्स का फायदा मिले, एन्युइटी का फायदा मिले और वेरिएंस भी मिल जाए। बिल्कुल। तो वैजयंत जी, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, इतने सारे हेड्स के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं देके अगर 2-3 हेड्स ही करे और एक रेगुलेटर के तहत अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर गवर्न करने की किसी को इजाजत दे दी जाए तो टैक्सेशन काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा? देखिए सलोनी जी, इसको ना डिफरेंट एंगल से भी देखना चाहिए। अभी तक छूट जो 1.5 लाख की मिलती है, जब अब 40% की मिलेगी और 60% टैक्स होगा, तो ये मान के चलिए कि आपकी छूट जो है 1.5 लाख से घट के 60,000 की रह गई है, और 90,000 की छूट आपसे विड्रॉ कर रही है। एक और कॉम्प्लिकेशन इस सिस्टम में क्रिएट कर दी गई है कि जो आज की डेट में आपने कंट्रीब्यूशन 31 मार्च 2016 से पहले किया, वो पूरा एग्जम्प्ट होगा, और 1/4/2016 के बाद जो आपने कंट्रीब्यूशन किया वो 40% एग्जम्प्ट होगा और 60% एग्जम्प्ट नहीं होगा। आप एक आम नागरिक के लिए, टैक्स पेयर के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है। और फिर जितने प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं उनके अंदर अगर एनोमलीज रहेंगी और उनके अंदर डिफरेंशिएशन रहेगा, जैसे अभी कहा जा रहा था कि कितनी तकलीफ हो जाएगी एक आदमी को, कौन सी चॉइस करे, कौन सी चॉइस नहीं करे। अब सरकार ने अभी छूट 2,000 रुपए तक की टैक्स में दी हुई थी 5 लाख वालों को, अब बढ़ा के 5,000 रुपए की है। जब वो 5,000 की है तो उन लोगों को भी अब ये फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ईपीएफ में जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो ये नहीं मान के चल सकते कि उनका पैसा आज की डेट में उनको डिडक्शन मिल रही है। उनको ये मान के चलना पड़ेगा, लेकिन 40% की डिडक्शन मिल रही है, 60% की जो डिडक्शन मिल रही है वो एक डेफर्ड टैक्स है, आगे आके उस टैक्स को देना होगा। तो ये जो सिस्टम इन्होंने ईपीएफ को छेड़ने की कोशिश की है, ईई मॉडल को ईईटी में कन्वर्ट करने की, मेरे हिसाब से इंडिया जैसे देश में जहां पे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, जहां पे एक आम टैक्स पेयर के लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि जब वो टैक्स कंट्रीब्यूट करता है तो बाद में उसका कोई बेनिफिट मिले, उसको ध्यान में रखते हुए एटीसी के इस प्रोविजन को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने शायद ये रेवेन्यू फॉरगॉन की कोई कैलकुलेशन कर ली है, और सरकार को मन ये लगा कि लगभग 4 करोड़ टैक्स पेयर लगभग 40,000 का टैक्स बेनिफिट लेते हैं, और ये एक तरह की सब्सिडी है, विड्रॉ कर लेनी चाहिए। ये मानना गलत होगा, ये सब्सिडी नहीं है, ये टैक्स पेयर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है जो क्रिएट की गई है, उसको टिंकर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोनिका जी, आपके व्यू में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अब, जो कि वैजयंत ने कहा है कि इसको नहीं छेड़ना चाहिए था। अगर मैं इसको पर्सनल फाइनेंस एंगल से समझना चाहूँ तो कैसे एक निवेशक के लिए ये फायदेमंद होगा? निवेशक के लिए फायदेमंद होगा कि तो एक कदम इसके पहले सोचें तो ये सोचना पड़ेगा कि जब हम कुछ चीज चेंज करते हैं तो इसी तरह से थोड़े थोड़े स्टेप्स, छोटे स्टेप्स लेके उसमें बदलाव आएगा। तो जब ये चेंज शुरू होगा, ईपीएफ को डिसमेंटल करना और एक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट जो कि एनपीएस है उसकी तरफ जाना, तो इन्हीं स्टेप से होगा। और इसमें जरूरी है कि कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा। और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि एक बहुत गरीब देश में हम लोग कुछ मास एफ्लुएंट हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो टैक्सेशन का रुझान होगा वो इस फर्क को कम करना होगा। तो एन एवरेज टैक्स पेयर जो टैक्स भर रहा है, उसका जो इस समय टैक्स रेट्स हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हैं, और
आगे कुछ सालों में यही देखेंगे कि इसको जो फर्क है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वो रैशनलाइज होंगे और सारे जो पेंशन प्रोडक्ट्स हैं वो EET में जाएंगे, टैक्स डिफर होगा। और ऐसे ही बाकी देशों में होता है कि, और इसका आप लॉजिक क्या है, क्यों हम सोचते हैं कि डिफर करें, क्यों हम धक्का दें टैक्स के रेट को कि बाद के सालों में आए जब रिटायर हो जाएं? क्योंकि मानना यह है कि जब रिटायर होते हैं तो इनकम के लेवल्स गिर जाते हैं, तो आपका जो टैक्स स्लैब है वो नीचे के स्लैब पे आ सकता है और इसलिए जो टैक्स भरेंगे आप शायद उस वक्त कम हो। जब आपकी इनकम ईयर्स हैं वो आपके हाई इनकम अर्निंग ईयर्स हैं, मार्जिनल रेट आपका ऊंचा होगा, तो इसलिए इसको टैक्स डिफर करते हैं। टैक्स आपका अभी नहीं लेंगे हम, आपसे टैक्स बाद में लेंगे, ये लॉजिक है EET टैक्स सिस्टम का। तो आपने ठीक कहा, इस समय काफी इसके ऊपर विवाद होगा, डिबेट होगा कि जो EPF को छेड़ना ठीक बात है कि गलत बात है। पर अगर आप एक दो कदम पीछे हटके देखें और यही बात करें जो बाकी पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि हमको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, जो निवेशक है वो कंफ्यूज हो जाता है कि रेगुलेटर की शॉपिंग करें कि पेंशन प्रोडक्ट की शॉपिंग करें। रिटायरमेंट के वो विकल्प है जहां पर एज एन इन्वेस्टर आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही छोटे घर खरीदारों के लिए भी किस तरह के अनाउंसमेंट और किस तरह के फायदे निकल कर आए हैं बजट में, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस साल का बजट टैक्स पेयर्स को खुश नहीं कर पाया है। क्या छोटे मोटे ऐलान हुए हैं, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास पैनल में गौरव मछलीवाला, मोनिका हलन और वेद जैन जुड़े हुए हैं। वेद जी, आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी। होम लोन की जो छूट की सीमा है 3 साल से बढ़ाकर इसको अब 5 साल कर दिया गया है। होम लोन बाय के नजरिए से अगर मैं समझूं तो ये कैसा ऐलान है? देखिए, इस बजट में कुछ छूट रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई है, और अगर कुछ टैक्स पेयर को इस बजट में मिला है तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में मिला है। एक तो जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि एक 50,000 रुपए की फर्स्ट होम बायर के लिए छूट दी गई है, अब तक 50 लाख रुपए के फ्लैट तक की। और दूसरी एक प्रॉब्लम चल रही थी कि जो एक कंसेशन मिलती थी हाउसिंग लोन की 1.5 लाख इंटरेस्ट की 1.5 लाख की, उसमें ये शर्त थी कि जो मकान है आपका वो 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। तो उसके में काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि बिल्डर 3 साल में मकान पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसको बढ़ा के पीरियड को 3 से 5 साल का कर दिया गया है। एक दूसरी छूट ये भी दी गई है कि आज की डेट में अभी जो मकान का हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए, और जिसे लो कॉस्ट हाउसिंग कहते हैं, तो महानगरों में 30 स्क्वायर मीटर का और महानगरों से बाहर का 60 स्क्वायर मीटर के फ्लैट की बनाने के बारे में भी एक छूट दी गई है कि जो टैक्स पे जो बिजनेसमैन इस काम को करेंगे उनकी इनकम को भी एग्जम्पशन मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इस बजट में थोड़ा सा हाउसिंग के ऊपर फोकस रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को जो छूट मिली है वो बहुत थोड़ी सी मिली है, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे। अब ये जो 1.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट की जो 2 लाख रुपए की छूट मिलती है आज की डेट में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, जो पिछले साल 1.5 से 2 करी गई थी, उसके ऊपर अब ये शर्त जो 3 साल की है वो बढ़ा के 5 साल तक कर दी है। ये थोड़ी सी राहत मिलेगी कि अब फ्लैट आपका कंस्ट्रक्शन का पीरियड बढ़ जाएगा। ये एक थोड़ी सी छूट मानी जा सकती है। लेकिन टैक्स पेयर को जो उम्मीद थी, 2 उम्मीदें बड़ी थी इस बजट से कि इस सीमा को बढ़ा के 2 से 5 लाख किया जाएगा, क्योंकि जब आप 50 लाख रुपए के फ्लैट पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं तो आपका हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख रुपए सालाना बनता है। अगर हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना है और हाउसिंग फॉर ऑल को ड्रीम को सक्सेसफुल करना है तो ये जरूरी है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए, सबके लिए बढ़ाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद थी टैक्स स्लैब की, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, ना तो थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया गया और ना ही दूसरी लिमिट को बढ़ाया गया। एक और बहुत बड़ी चीज जो कि मैं गौरव मछलीवाला जी को पूछना चाहूंगी। गौरव जी, यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन को आकर्षक बनाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब की बार बजट में भी छूट दी गई है। ये जो छूट मिल रही है, क्या उससे आपको लगता है कि गोल्ड बॉन्ड को आकर्षक बन जाएंगे अब ये? गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी, उनके पार कर दिया गया है। सो 2 चीजें हैं, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और मैच्योरिटी पे जो कैपिटल गेन्स था वो भी नहीं लगेगा। तो थोड़ी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर दी गई है। चाहूंगा कि लोग इसका फायदा उठाए, क्योंकि जो सोना लॉकर में पड़ा रहा है
वो अगर यहाँ पे जाता है तो निवेशक को तो फायदा है, इकोनॉमी को और गवर्नमेंट को भी फायदा है, तो लोग इसका लाभ उठाए तो बेहतर है। मोनिका जी, यहाँ पर ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें सर्विस टैक्स हटा दिया गया है, उन्हें सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है, तो ये कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी? जहां तक मैंने पढ़ा है वो ये एन्युटी के प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल प्रीमियम एन्युटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जहां पे आप एक लंप सम देंगे। जैसे आपका कॉर्पस आया, आपने एक एन्युटी खरीदी, उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स अभी भर रहे थे वो 3.5% था, उसको घटा के 1.4% कर दिया गया है। तो एक छोटी इंसेंटिव है निवेशक के लिए एन्युटी मार्केट की तरफ जाने के लिए, और इसको हमको देखना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में कि जो सरकार है वो चाह रही है कि लोग एनपीएस की तरफ जाएं। एनपीएस में जरूरी है कि एन्युटी खरीदें, और ये चाह रहे हैं कि जो आपको ईपीएफ का पैसा मिलता है उसको भी आप एन्युटी मार्केट में डालें, इसलिए जो सर्विस टैक्स का रेट है उसको घटा के ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया है। सिर्फ एक चीज ये फर्क हुई है इस बजट में। बिल्कुल, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री ने छोटी मोटी राहत तो दी है, वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, लेकिन सबसे अहम सुखद रिटायरमेंट के लक्ष्य पर आपको फिर से काम करना है या गौर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है इस बजट में। टैक्स और पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से देखें तो इस बार का बजट ना तो आम के काम का है और ना ही खास के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस शो में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।